नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की करंट अफेयर की क्लास में। आज अपना पहला जो करंट अफेयर है वो एक अवार्ड से रिलेटेड है। यूनाइटेड नेशन में दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन में जो शांति सेनाएं कार्य करती है वहाँ पर जो अलग अलग बटालियंस होती है उनके किसी कमांडर को ये अवार्ड दिया जाता है और ये वीमेन कमांडर को ही दिया जाता है। इस अवार्ड का नाम है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025-24 जो भी होता है देता है। क्या है? यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये 2025 का जो अवार्ड है ये हमारे भारत की मेजर अभिलाषा बराक है, उनको दिया जा रहा है, जो भारतीय सेना में हेलीकॉप्टर पायलट है। और ये यूनाइटेड नेशन की शांति सेना में जो लेबनान में काम करती है, जिसको यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान कहा जाता है, उसमें ये एक बटालियन की कमांडर थी जिसको नाम था FAT, फीमेल इंगेजमेंट टीम। इसके द्वारा इन्होंने लेबनान के अंदर जो महिलाओं हैं, किशोरियों हैं, उनको स्वास्थ्य के प्रति और उनकी सुरक्षा के प्रति है वो जागरूक किया था। इसके अलावा ये तीसरी भारतीय महिला है जिसको ये अवार्ड मिला है। इससे पहले दो और हमारे भारतीय सेना की ऑफिसर्स हुई हैं। 2024 में मेजर राधिका सेन थी जो कोंगो शांति सेना में थी, और 2019 में मेजर सुमन गावाई थी जो 2019 में दक्षिणी सूडान में शांति सेना में कार्यरत थी। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। 3 महिलाएं हुई है अभी तक, मेजर सुमन गवई, मेजर राधिका सेन और मेजर अभिलाषा बराक। तो ये आपको याद रख लेना है, अभी हाल ही का करंट अफेयर है। फिर ये एक न्यूज है जिसमें लिखा गया है कि संसद में 2/3 बहुमत, DMK से पींगे, TMC में टूट की आस पर दांव। अब DMK जो है वो जैसे ही कांग्रेस ने टीवी की पार्टी, जो एक्टर विजय की पार्टी है, जो मुख्यमंत्री बने हैं केरल में, उनको समर्थन दिए कांग्रेस ने, तो जो DMK है उनके इंडिया गठबंधन की रही है, UPA गठबंधन में रही है, वो कांग्रेस से अपनी दूरी बना रही है। उन्होंने संसद में भी ये बोला है कि हमारे बैठने की जगह है वो थोड़ी अलग की जाए, हम कांग्रेस के विधायकों के साथ नहीं बैठेंगे, हम इनसे अलग हैं। तो अब BJP है, जो NDA गवर्नमेंट है, वो ये कयास लगा रही है कि जो उनका नारी शक्ति वंदन अधिनियम है वो परिसीमन के कारण रुका हुआ है, उसमें अटकलें आ रही है क्योंकि तो उसमें 2/3 बहुमत नहीं मिल पा रहा है। तो हो सकता है कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कई बार अलग अलग पार्टियां हैं, वो जो सरकार है उसका समर्थन कर देती है, तो DMK भी समर्थन कर सकती है, जिससे परिसीमन आयोग है वो, जो परिसीमन विधेयक 2026 है वो पारित करवाया जा सके। बात करते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम की, जो 2023 में पारित किया गया था और 28 सितंबर 2023 को द्रौपदी मुर्मू ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ये अपना 128वां संविधान संशोधन विधेयक था जो 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित हुआ। क्या है नारी शक्ति वंदन अधिनियम? इसमें जो हमारे देश की लोकसभा है, सभी राज्यों की विधानसभाएं हैं और यूटीज की विधानसभाएं हैं, उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। 33% आरक्षण। लोकसभा में आर्टिकल 330A में परिवर्तन किया गया और विधानसभा में सीटें आरक्षित करने के लिए 332A में परिवर्तित किया गया स्टेट के लिए। यूटीज के अपने अलग अलग एक्ट हैं, तो उनमें परिवर्तन करके इन सीटों का आरक्षण है वो किया गया है। इसमें ऊर्ध्वाधर आरक्षण वर्टिकल कोटा रहेगा। जैसे किसी भी स्टेट के अंदर विधानसभा में SC/ST की सीटें आरक्षित होती है, तो उन SC/ST की टोटल सीटों में भी 1/3 सीटें हैं वो किसको दी जाएगी? महिलाओं को दी जाएगी। फिर बार बार में कोटा का रोटेशन होता रहेगा ताकि सभी जगहों पर टाइम टू टाइम है वो महिलाओं की स्थिति है वो सुधरती रहे। और इसकी समयावधि है 15 वर्ष। 15 वर्ष तक ये प्रावधान है वो लागू रहेंगे। इसके बाद संसद इसको बढ़ा भी सकती है और ख़त्म भी कर सकती है। इसके लिए 334A में संशोधन किया गया। लागू कैसे होगा? अभी ये पारित हो गया है, लेकिन इसका जो लागू है वो अभी तक नहीं हो पाया है। महिलाओं को कोई लाभ नहीं मिला है क्योंकि इसके लिए 2 क्लोज लगाए गए थे। एक, आरक्षण लागू किया जाएगा जब नई जनगणना के आंकड़े हैं वो प्रकाशित हो जाएंगे, और दूसरा कि नई जनगणना के आधार पर जो परिसीमन आयोग बनेगा, सीटों का दोबारा बंटवारा होगा, तो फिर उसके बाद ये किए जाएंगे। लेकिन परिसीमन जो विधेयक है उसके ऊपर जो दक्षिण के राज्य हैं वो सहमत नहीं है, कि उन्होंने बोला है कि हमने जनसंख्या नियंत्रण नीति को अपना करके हमारी जनसंख्या को कम रखा है, स्थिर रखा है, जबकि उत्तर भारत की जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो केवल हमारी कम जनसंख्या होने के कारण और हमने अच्छी एक प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण नीति अपनाई, इसके कारण हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो संसद में कम हो जाए, ये हम नहीं चाहते हैं।
क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी जिस राज्य की, उसको संसद में उतनी ही सांसदों की संख्या मिलेगी, सीटें मिलेगी। लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया है कि ये सीटों का बढ़ावा जो है, जो सीटें बढ़ाई जा रही है, इनको आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाएगा। ये नहीं है कि केवल जनसंख्या ही इसमें फैक्टर होगा, इसको हम आनुपातिक रूप से बढ़ाएंगे। कि जैसे किसी राज्य में, अगर दक्षिण के राज्य में 40 सीटें हैं और अगर उसकी जनसंख्या नहीं बढ़ी है, फिर भी हम उसके अंदर 15 सीटें हैं वो और बढ़ा देंगे उस अनुपात में। ये एक उदाहरण था 40 सीट 15 सीट वाला। और जब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू हो जाएगा तो अभी वर्तमान में हमारे देश के अंदर जो महिला विधायक हैं, जो राज्य विधानसभाओं में एमएलए हैं, वो है 390। इनकी संख्या बढ़कर के 2041 हो जाएगी। जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो विधायिका में सुनिश्चित करेगा। इसके बाद ये न्यूज है कि भारत अमेरिका की परमाणु ऊर्जा साझेदारी को लग सकते हैं पंख। अब मार्को रूबियो वो कई दिनों से भारत में समझौते कर रहे हैं। क्वाड की भी मीटिंग हुई थी विदेश मंत्रियों की, उसमें भी कुछ समझौते हुए हैं। तो यहाँ से हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो नाभिकीय ऊर्जा है, उसको गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर होते हैं। जो पारंपरिक अपने मॉड्यूलर रिएक्टर थे वो बड़े होते थे, पुरानी तकनीक होती थी। ये छोटे होते हैं, लागत प्रभावी होते हैं, इनका विकास किया जाएगा। एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी को अपनाया जाएगा। और न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई है, जो संवर्धित यूरेनियम वगैरह है या उनकी जो टेक्नोलॉजी है, वो ट्रांसफर होने के प्रयास लगाए जा रहे हैं। इसके लिए भारत अपना 2047 तक जो वर्तमान में 8.8 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी है वो प्रोड्यूस करता है, उसको 100 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा हुआ है। ये मुख्य कारण से क्यों हो रहा है, क्यों इसमें, हालांकि अमेरिका की जो प्राइवेट कंपनियां थी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, उनका भी एक प्रतिनिधित्व मंडल है, वो भारत आया था। तो ये हुआ है शांति एक्ट 2025, जो परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। शांति की फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ENERGY। ठीक है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति एक्ट है। ये क्या करता है, ये अपने पुराने दो अधिनियम थे, इनको या तो पूरी तरह से निरस्त कर देता है या इनके प्रावधानों में बहुत ज़्यादा बदलाव है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 था, इसको डिलीट कर देता है। और जो CLND एक्ट 2010 है, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, इसमें बहुत सारे परिवर्तन करता है। सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट का मतलब है कि अगर किसी भी न्यूक्लियर प्लांट में किसी भी प्रकार का डैमेज होता है, दुर्घटना होती है, तो उसमें जो प्लांट लगाने वाली कंपनी है, जो ऑपरेटर है, उनके क्या दायित्व होंगे, किस प्रकार का भुगतान उनको करना होगा, ये सारी चीजें इसमें दी गई है। इन दोनों में ही चेंज किया गया है। सबसे पहले तो सरकारी एकाधिकार जो था, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड जो कंपनी थी, इसका एकाधिकार समाप्त हो गया है और निजी क्षेत्र की एंट्री हो गई है, जो जॉइंट वेंचर्स वगैरह बना करके निजी जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र है इसमें काम कर सकेंगे। लेकिन स्टेट कंट्रोल रिटेंड, लेकिन सरकार का नियंत्रण इन पर बना रहेगा। दो चीज़ों में मुख्य रूप से, सबसे पहले यूरेनियम थोरियम की माइनिंग में सरकारी नियंत्रण में होगी, और फ्यूल फैब्रिकेशन और इनरिचमेंट, यानी जो इनका प्रसंस्करण है, इनरिचमेंट है, वो भी सरकार की निगरानी में ही होगा। फिर है रिवाइज्ड न्यूक्लियर लाइबिलिटी, जो CLND एक्ट में चेंज की गई है। रिमूवल ऑफ सप्लाई लाइबिलिटी, सप्लाई यानी जो सप्लाई करता है, यानी जो बंदा, जो कंपनी मशीनें दे रही है, उसकी लाइबिलिटी पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। जो ऑपरेट कर रही है उसके ऊपर पूरा दायित्व डाला गया है अगर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो। पहले क्या था, ये एक फिक्स था 1500 करोड़ रुपए, लेकिन इसको बाद में ग्रेडेड लाइबिलिटी कर दिया गया है। ग्रेडेड यानी जिस न्यूक्लियर रिएक्टर में जो दुर्घटना होती है, तो उस न्यूक्लियर रिएक्टर में कितने बंदे काम करते हैं, उसकी लागत क्या है, उसमें कितनी ऊर्जा उत्पादन होती है, उसके हिसाब से फिर डिसाइड की जाएगी लाइबिलिटी, जो 100 करोड़ रुपए से 3000 करोड़ रुपए तक वेरी कर सकती है। अब ये डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड करने के लिए एक एटॉमिक डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा और परमाणु क्षति दावा आयोग का निर्माण किया जाएगा, जिसमें दोनों पक्ष अपने अपने जो गवाह हैं, सबूत हैं, जो भी चीजें हैं वो रखेंगे और ये डिसाइड करेगा कि कितनी लाइबिलिटी इनको देनी है। साथ में AERB जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है, इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है, क्योंकि ये संशोधन किया गया, विधेयक बनाया गया है, वैधानिक दर्जा दिया है। तो ये हो गया अपना शांति विधेयक। इसके बाद में एक छोटी सी क्लिप है न्यूज की कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर की हूबहू प्रति करती है डूंगरपुर का देव सोमनाथ मंदिर। डूंगरपुर में एक मंदिर है देव सोमनाथ मंदिर, जो एकदम सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है उसके जैसा प्रतीत होता है, प्रति करती है। देव सोमनाथ मंदिर है, ये सोम नदी तट पर है।
108 प्रस्तर स्तंभ है और इसमें किसी प्रकार का सीमेंट या चूने का प्रयोग पत्थरों को जोड़ने के लिए नहीं किया गया है। तो किस प्रकार से जोड़ा गया है? इसके लिए इंटरलॉक टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया गया है। सुंदर नक्काशी की गई है और इसके अंदर जो शिवलिंग है उसको स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है कि वो शिवलिंग है वो अपने आप प्रकट हुआ था। तो ये वागड़ क्षेत्र की एक आध्यात्मिक आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। कौन सा मंदिर? देव सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर में है। डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ क्षेत्र बोला जाता है। फिर एक अमरावती जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, नई राजधानी है, उसको डेवलप किया जा रहा है। बहुत विशेष प्रकार से डेवलप किया जा रहा है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, साइकिल ट्रैक बनाए जा रहे हैं। तो हमारे लिए क्या है RS के या PSI के हिसाब से कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन हो गई है? अमरावती हो गई है। पहले आंध्र प्रदेश एक राज्य था, तेलंगाना वाले इससे अलग होना चाहते थे। तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 पारित हुआ और तेलंगाना हमारा 29वां राज्य बना। फिर हैदराबाद को 10 साल के लिए दोनों की संयुक्त राजधानी बनाया गया जो 2024 तक थी। बाद में अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी हुई और इसका डेवलपमेंट अब तेजी से हो रहा है। फिर आते हैं ये करंट अफेयर जो दैनिक भास्कर में आते हैं। तो मेजर राधिका अभिलाषा वाला हमने पढ़ ही लिया था। इसके बाद में RBI वाला ये भी हमने पढ़ लिया था। उड़ीसा में सारे सरकारी जो कार्यालय हैं उनमें EV है वो डिमांड की जाएगी, EV गाड़ियों का प्रयोग किया जाएगा। एक है कि राज्यसभा की समिति होती है याचिका समिति, जिसमें नॉर्मल जनता है उसके द्वारा याचिकाएं, अर्जियां हैं, जो एप्लीकेशन है वो डाली जाती है। उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं राघव चड्ढा को। फिर है स्पेसएक्स एलन मस्क की कंपनी है। उसने अपने जो स्टारशिप V3 है उसका सफल परीक्षण कर लिया है। इसने कुछ उपग्रह थे वो अंतरिक्ष में छोड़े हैं और बाद में ये वापस रीयूज होने के लिए जहाँ से इसको लॉन्च किया गया था वहीं पर आकर ये सेट हो गया। इसका उपयोग कहाँ जाएगा? इसका उपयोग नासा का जो आर्टेमिस मिशन है जिसमें जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको चंद्रमा पर भेजा जाना है, उसके लिए इसी रॉकेट का इस्तेमाल है वो किया जाएगा। तो ये थे हमारे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। आपको कैसे लगे? आप अपने जो सुझाव है वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिए। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, मेरे चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। साथ में अगर आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हो तो ये मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।